गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वही आपकी कहानी हरिहर काका पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हरिहर काका की सभी तरफ से निराशा ही मिलती है उनको, क्योंकि जो महंत जी ने किया था उनके साथ वही उनके परिवार वाले उनके सगे भाइयों ने भी किया था। उनको मार पीट कर उनकी जमीन हथियाने का प्रयास किया था। तो इस वजह से हरिहर काका को अब पुलिस की सुरक्षा मिल गई थी और वह कहीं दूर जाकर रहने लगे थे। लेकिन वह काफी उदास है, काफी दुखी है, क्योंकि समाज के द्वारा और अपने परिवार वालों के द्वारा जो उनको दुख मिला उनके बारे में वह सोच रहे हैं। और जिस महंत को उन्होंने इतना साधु, अच्छा, सच्चा इंसान समझा था, वह भी महंत के भेष में कैसे गंदे आदमी निकले, इस प्रकार वह सोच रहे हैं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। अब गांव में इस बात का तो सिर्फ चर्चा का विषय ही बन गया था, क्योंकि गांवों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कहीं होती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई तब से गांवों में चर्चे का सिर्फ यही विषय था, हरिहर काका और उनकी संपत्ति। लोग यही सोच रहे थे कि हरिहर काका अपनी संपत्ति किसको देंगे, अपने भाइयों को देंगे या फिर महंत जी को देंगे, और अपने जमीन का उत्तराधिकारी मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ी है जिसको हम संपत्ति देते हैं हमारी, तो वो किसको चुनेंगे। इस प्रकार वह चर्चा एक रंग रही थी गांवों में। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। देखो, दोनों लोगों ने, महंत ने भी और उनके भाइयों ने भी हरिहर काका के जबरन अंगूठे लिए थे, उनके साथ जबरदस्ती की थी, मारा था, उनको पीटा था और जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए थे। तो इस वजह से पुलिस में हरिहर काका ने केस भी दर्ज कराया था कि उनके जो भाई है और महंत ने जो अंगूठे लिए हैं अपने जमीन उनके नाम पर कर देने के, ये सब झूठ है, तो मेरी इसमें बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तो इसलिए ये अंगूठे का जो जबरन लिए थे अंगूठे, उसका भी केस चल रहा था। तो यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि अब असली जायदाद का मालिक कौन होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। अब लोगों में बहस भी छिड़ गई थी। सारे लोग अपना अपना नॉलेज दिखा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि उत्तराधिकारी के कानून पर, मतलब जो कानून होता है, जो लॉ होते हैं, या फिर जो एडवोकेट जिन्होंने वकालत पढ़ी हो, थोड़ी भी पढ़ी हो, या फिर किसी रिश्तेदारों के द्वारा या फिर कहीं माध्यमों के द्वारा अगर जितनी जानकारी मिलती है, खुद को जितनी जानकारी है उससे 10 गुना लोग बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे कि उस कानून में ये है कि अगर किसी को बाल बच्चे नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी संपत्ति किसको जाती है। इस तरह का जो कानून होता है उसका, तो खुद के नॉलेज के 10 गुना वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे और इस विषय पर उनमें बहस भी छिड़ गई थी। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती है। लेकिन इस बात पर जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, मतलब कि किसको होगा संपत्ति का वारिस, कौन होगा, इस बात पर जो आशंकाएं है, मतलब जो शंका है, खत्म ही नहीं हो रही थी। क्योंकि हरिहर काका काफी होशियार बन चुके थे। बहुत सारे लोगों ने उनको बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की थी, उनके रिश्तेदारों ने बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी। गांव के जो एक नेता है जो कि कुछ काम धाम तो करते नहीं है, मुफ्त के पैसों पर वो ऐश करते हैं, तो उन्होंने भी बहलाने की कोशिश की थी, तुम अपनी जमीन भाइयों को मत देना, महंत को मत देना, गांव के लिए देना, हम इसमें विद्यालय बनवाएंगे। इस तरह से सारे लोग उनके संपत्ति के पीछे लगे हुए थे। लेकिन हरिहर काका अब काफी होशियार हो गए थे। दरअसल वो होशियार इसलिए हो गए थे क्योंकि उनके जीवन में उनको जो अनुभव मिले थे अपने सगे लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, उन अनुभवों से वो होशियार हो गए थे और बहुत दुखी भी हो गए थे। इसलिए अपनी संपत्ति वो किसी को भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उन उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। और जो आशंका है, मतलब जो शंका है, जो होने वाला है, जिसके बारे में ज्यादा प्रूफ है या फिर किसको जानी चाहिए या फिर कानून क्या कहता है, लोग तो ये छोड़ ही दे रहे थे। लेकिन अपनी पक्षधरता,
पक्ष मतलब किसी एक बाजू में थे। कोई ठाकुर बाड़ी के बाजू में था, महंत के बाजू में था, तो कोई हरिहर काका के भाइयों के बाजू में था। तो इसलिए जो जिसके बाजू में था उसके बारे में वो कह रहे थे कि शायद जो भाइयों के बाजू में था तो वो कहते थे कि भाइयों को संपत्ति मिलनी चाहिए। जो महंत के बाजू में था वो कहते हैं कि महंत को मिलती संपत्ति तो बहुत अच्छा होता, गांव का विकास होता, हमारे ठाकुर बाड़ी बहुत बड़ी होती, गांव का नाम होता। इस तरह से वो सोच रहे थे। दरअसल ये जो लोग थे जिन दो पक्षों में बटे हुए थे, वो कोई ठाकुर बाड़ी के बारे में नहीं सोच रहे थे। अपनी संपत्ति कैसे बढ़ सकती है या फिर अपना पेट किस तरह से पाला जा सकता है, इस बारे में वो सोच रहे थे। क्योंकि महंत के बाजू में जो लोग थे, क्योंकि वो भी ऐसे ही काम धाम नहीं करना चाहते थे, और अगर ठाकुर बाड़ी में जाकर बैठेंगे तो लोग आएंगे, कुछ प्रसाद वगैरह खाने को मिलेगा, वहां पर भजन पूजन होगा, खाने की बहुत सारे प्रोग्राम वहां पर हो सकते हैं, प्रवचन के दिनों में खाने को मिल सकता है। तो ऐसे जो मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाले जो लोग थे वो बहुत ही महंत के बाजू में थे। और दूसरे जो लोग थे हरिहर काका के भाइयों के बाजू में, उनका भी स्वार्थ था। वो कोई हरिहर काका के भाइयों के बाजू इसलिए रह रहे थे क्योंकि उनके घर पर भी उनका भाई है जिसका कोई वारिस नहीं है, या फिर उनकी बहन है, या फिर भाई की पत्नी है कि जिनका कोई वारिस नहीं है। तो अगर गांव में एक प्रथा पड़ जाती है कि हाँ, मान लो हरिहर काका ने अपनी संपत्ति भाइयों को दे दी, तो ये लोग भी अपने खुद के भाई जिनको कोई वारिस नहीं है या फिर बहन है और ऐसा कोई रिश्तेदार है, तो उनको उदाहरण दे सकते हैं कि देखो वो हरिहर काका, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने भाइयों को दे दी, तो तुम्हें भी देनी चाहिए, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मतलब ये प्रथा पड़ जाए, इसलिए वह हरिहर काका के भाइयों की बाजू ले रहे थे। मतलब जहां भी कहीं जाते हरिहर काका, उनको सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थ ही दिखाई दे रहा था। इसलिए वो बहुत ही दुखी थे, दुनिया के रवैये से दुखी थे। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने अब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। ठाकुर बाड़ी के साधु संतों ने क्या कहा कि अब क्या आगे उनका प्रोसेस है, या फिर भाइयों ने क्या कहा, या फिर हरिहर काका ने क्या कहा, इसके बारे में अगर कहीं पर भी एक वाक्य सुनाई देता तो उसको बढ़ा चढ़ाकर नमक लगाकर, मिर्च लगाकर ये जो खबर है समूचे गांव में, समूचे मतलब पूरे गांव में फैल जाती थी। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे हाथ खबर लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटकाकर आगे बढ़ा देता है। मतलब जो खबर मिली है कि हरिहर के भाइयों ने क्या कहा, या फिर महंत ने क्या कहा, या फिर पुलिस की क्या बात है, या फिर केस जो लगाया था हरिहर काका ने वो कहाँ तक पहुंचा है, उसका रिजल्ट मिला या नहीं, अगर थोड़ी सी भी खबर मिलती तो लोग उसको नमक मिर्च लगाकर, मसाला लगाकर, तड़का लगाकर सारे गांवों में फैल देते थे। इस तरह से वो अपना भी, खुद का भी टाइम पास कर रहे थे। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बात ही आगे नहीं बढ़ती। यहाँ पर महंत जी और हरिहर काका के जो भाई है वो अफसोस कर रहे थे, बहुत पछता रहे थे। अफसोस करना मतलब पछताना। वो अफसोस कर रहे थे कि हरिहर को मार क्यों नहीं दिया, अगर उनके अंगूठे के निशान लिए थे तो उनको जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था। वो जिंदा बचे इसलिए तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया कि ये जो अंगूठे के निशान है वो मैंने अपने मर्जी से नहीं दिए है, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या बदसलूक किया है, मुझे मारा है, पीटा है। इस तरह से वो बयान ही नहीं देते। तो इस प्रकार से महंत और हरिहर काका के भाई सोच रहे थे कि हरिहर काका को हमें मार देना चाहिए था। देखो, संपत्ति के लिए, सिर्फ पैसों के लिए खून के रिश्ते को भी लोग बख्शते नहीं है, उनको भी मार देने की सोचते हैं। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। हस्तगत एक नया शब्द आया है, हस्तगत मतलब हाथ में आया हुआ। अब लोगों में ये चर्चाएं हो रही है, मतलब अगर हमारे यहाँ पर भारत में ऐसा ही है कि अगर इतनी सी छोटी सी खबर हो तो उसको बढ़ा चढ़ा कर लोग बता देते हैं। एक तो मीडिया पर जो है, सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर, या फिर लोग, मीडिया की भी जरूरत नहीं है, लोग अगर एक खबर मिलती है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत, अगर जिस लास्ट में व्यक्ति के पास पहुंचती है तो खबर कुछ और ही होती है, कहा कुछ होता है, लास्ट में जब खबर पहुंचती है बहुत अलग वो पहुंचती है। तो यहाँ पर भी
हरिहर काका के भाइयों के बारे में और महंत के बारे में खबर फैल गई है कि इन दोनों में अभी लड़ाई शुरू होगी बाद में। अभी ये दोनों सोच रहे हैं कि हरिहर काका की अगर मृत्यु होती है तो उनके भाई कहते हैं कि उनके अग्नि, उनके चिता को अग्नि हम देंगे, या फिर महंत जी कहते हैं कि हम अग्नि देंगे। इस तरह से उन दोनों में, इन दोनों ग्रुप में आगे बहुत ही बड़ी बहस हो सकती है और उनकी लाश को हस्तगत करने के लिए हरिहर काका के बहुत खून की नदियां भी बह सकती है। खून की नदियां मतलब बहुत ही मारपीट होना, किसी का खून बहना, इस प्रकार से अब लोग सोचने लगे थे। मतलब ये बहुत ही खेद की, शोकांतिका की बात है कि जो हरिहर काका अभी जिंदा है, जीवित है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहे हैं। गांव के लोग भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो किसके बारे में सोच रहे हैं कि हरिहर काका मरेंगे, फिर उनके खून, उनके लाश को हस्तगत करने के लिए लोग, महंत और उनके भाई बहुत झगड़ा करेंगे। इस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बजाय लोगों को हरिहर काका की मदद करनी चाहिए थी, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए था, उनके साथ प्यार से बातें करनी चाहिए थी। ये छोड़कर लोग अब उनके बारे में, उनके लाश के बारे में सोच रहे, जो अभी जिंदा है उनके बारे में नहीं, मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में वह चर्चा कर रहे सारे गांव के लोग। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। फिर अब एक नई खबर आती है कि इस इलाके हरिहर काका के जो भाई है, उन्होंने हरिहर काका की मृत्यु के बाद जमीन खुद के नाम पर कराने के लिए या फिर जमीन पर कब्जा पाने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर ली है। तो किस तरह से वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस इलाके के सबसे बड़े जो डाकू है, डाकू बूटन सिंह, उनके साथ मिले हुए हैं और उनको सुपारी दे रहे हैं या फिर उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हरिहर काका को मार डालो। इस तरह से खबर फैलती है। दरअसल ये खबर सच्ची है या फिर झूठी है, लोग ये सोचते ही नहीं है। खबर आती है तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, फिर आगे 10 लोगों में इस खबर को वो फैलाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी खबर आती है, ये हरिहर काका का कहानी का ही नहीं, वैसे भी अगर हमारे पास कोई भी खबर आती है तो पहले हमें उस खबर की जांच पड़ताल कर देनी चाहिए कि यह सच है या फिर झूठ है, क्योंकि झूठी खबरों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अभी एक कोरोना के समय में एक झूठी खबर फैली थी कि मुर्गियों की वजह से, मतलब चिकन की वजह से कोरोना होता है। तो ये खबर सोशल मीडिया में इतनी फैल गई, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पे, ये खबर झूठी खबर थी एक्चुअली। किसी मुर्गियों की वजह से, चिकन की वजह से कोरोना नहीं होता है। लेकिन ये झूठी खबर इतनी फैल गई। अभी तो सोशल मीडिया, इस हरिहर काका के जमाने में तो मीडिया इतना डेवलप भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी सोशल मीडिया बहुत ही डेवलप हो चुका है। तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर इतनी फैल गई कि बेचारे किसानों का या फिर जिन लोगों के घर में पोल्ट्री फार्म था, उनका बहुत नुकसान हुआ है। लोगों ने उस समय में, जब ये खबर फैली थी, जब कोरोना की एंट्री हुई थी हमारे भारत में, मतलब मार्च महीने में, तो लोगों ने चिकन वगैरह खाना छोड़ दिया था और कई सारे लोगों ने, नासिक में भी लोगों ने खुद की मुर्गियों को गाड़ दिया था और किसी मुर्गियों को लोग ले ही नहीं रहे थे। 10 रुपए में, 20 रुपए में लोगों ने मुर्गियां बेची थी। तो इस प्रकार से झूठी खबरों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। और एक दूसरी खबर, अभी कोरोना के समय में ही मार्च या फिर फरवरी में ये घटना हुई थी, शायद मार्च में हुई थी, कि पालघर के बाजू में जो गांव था, आपने भी सुनी होगी वो माध्यम पर, कि साधु संतों की हत्या हुई थी। जो साधु है नासिक के, त्र्यंबकेश्वर के, वह गुजरात जा रहे थे, लेकिन झूठी खबर फैली थी कि उस गांव में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि कोरोना फैलाना चाहते हैं, या फिर किसी डकैती के वजह से या फिर डकैती करने के हेतु से वह यहाँ उस एरिया में आते हैं। तो ऐसी झूठी खबर फैल चुकी थी। तो इसलिए उस गांव के लोगों ने सिर्फ झूठी खबर के माध्यम से, या फिर उनको पूरी जानकारी नहीं थी कि ये लोग कौन है, क्या है, ऐसे ही झूठी खबर पर विश्वास रखे उन्होंने, मतलब उनका एम नहीं था उन लोगों को मार डालने का, लेकिन सिर्फ झूठी मूठी खबर के द्वारा जो उनको नॉलेज मिला था कि हमारे गांव पर कोई लोग डकैती करने के लिए आ रहे हैं या फिर कोरोना फैलाने के माध्यम से आ रहे हैं, तो उन लोगों की हत्या कर डाली, उन साधुओं की हत्या कर डाली, जो कि न्यूज हमने मार्च महीने में देखी थी। पालघर के बाजू में यह घटना हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर
ये बताने का रीजन ये है कि यहाँ पर भी झूठी खबरों का या फिर अफवाहों का जो कारण होता है वो अलग होता है, लेकिन जिन लोगों को शिक्षा मिलती है या फिर उसके परिणाम क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी बताए। तो यहाँ पर भी ये परिणाम हो रहा था झूठी खबर का कि लोग काम धाम छोड़कर, खुद के घर में काम है, खेती में काम है, काम धाम छोड़कर बेवजह की झूठी खबरों को फैला रहे थे। जैसे कि बेचारे हरिहर काका अभी जीवित थे, उनके लाश के बारे में ये सोच रहे, उनके लाश के बारे में खबर फैला रहे और एक खबर फैला रहे कि हरिहर काका के भाई किसी गुंडे के साथ, डाकू के साथ मिले हुए हैं और वह उनकी जमीन हस्तगत करने के लिए डाकू के द्वारा हरिहर काका को फिर से कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। मतलब बूटन नाम का जो डाकू है, ये लोगों ने खबर फैलाई है कि बूटन नाम के डाकू को हरिहर काका के भाई 5 बीघे जमीन देंगे, क्योंकि हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन थी, तो 5 बीघे जमीन वह बूटन उस डाकू को देंगे और 10 बीघे खुद को रखेंगे और हरिहर काका का काम तमाम करने के लिए कह देंगे। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। तूती बोलती होना मतलब प्रसिद्ध होना, यहाँ पर लिखा है मैंने ये कि तूती बोलती होना मतलब प्रसिद्ध होना, मतलब वो जो बूटन डाकू है इसी के लिए प्रसिद्ध है कि लोगों को मारने के लिए किसी से सुपारी लेना, इस तरह से वो प्रसिद्ध है। तो हरिहर काका के भाइयों के नाम से ये अफवाह गांव में फैल जाती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। मतलब देखो, महंत जी भी अपनी शक्ति जुटा रहे हैं, हरिहर काका के भाई पैसों का इस्तेमाल करके डाकू को बुलाएंगे, तो महंत जी है वह भी जो उनके साधु संत है या फिर कोने कोने के भारत के साधु संतों और नागाओं मतलब नागा साधु, एक साधुओं का प्रकार होता है, तो उनको बुला लाएंगे और हरिहर काका की जमीन हस्तगत कर ही रहेंगे। इस तरह से गांवों में कोई भी खबर फैल रही थी। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। आच्छादित होना मतलब ढक गया है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि सिर्फ झूठी खबरों की वजह से गांव का जो आकाश है आच्छादित हो गया, मतलब ढक गया है। मतलब कि क्या, गांव में अब ऐसे ही झूठी मूठी खबरें फैल रही है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए है नहीं। दिन प्रतिदिन मतलब हर रोज कोई ना कोई नई खबर आती है और ये कुछ तो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हरिहर काका तो कोई अमृत पीकर नहीं आए हैं, मतलब वो कोई अमर तो नहीं होने वाले हैं, कभी न कभी तो वो जाने ही वाले हैं। एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। मतलब अब लोग तो बहुत डरने लगे हैं कि कभी ना कभी तो हरिहर काका की मृत्यु होगी, फिर सारा गांव मुसीबत में या फिर संकट में आ सकता है, क्योंकि दो ग्रुप में गांव बटा होगा। एक हरिहर काका के भाई का ग्रुप होगा और दूसरे जो लोग हैं वो महंत जी के बाजू में होंगे। तो शायद इन लोगों को साथ देने के लिए गांव भी 2 हिस्सों में बंट चुका है, तो गांव में भी अब लड़ाई झगड़ा शुरू होगा जब हरिहर काका की मृत्यु होगी। इसलिए लोगों के अंदर भय भी और प्रतीक्षा भी है, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता है। मतलब गांव के लोग भयभीत तो है ही कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद 2 ग्रुप में झगड़ा हो सकता है, लेकिन प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरह से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। मतलब कोई हरिहर काका के बारे में नहीं सोच रहा है। बेचारे हरिहर काका बहुत ही परेशान है, वो अपने बिल्कुल मौन हो चुके हैं। मौन मतलब हमेशा चुप रहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते हैं, किसी के साथ अपना दिल में क्या है वह बातें नहीं करते हैं। मतलब वो बहुत दुखी है। लोग दुनिया से जो उनको धोखा मिला है, जो स्वार्थी दुनिया है उनके आजू बाजू की, इस वजह से उनको बहुत ही दुख हुआ है। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं।
खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। हरिहर काका की अब हाल ये है कि बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई उनके साथ बात करता है तो भी वो कुछ बातें नहीं करते हैं। और उन्होंने घर पर एक नौकर रख लिया है उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनके काम करने के लिए, क्योंकि हरिहर काका अब बूढ़े हो चुके थे और वह गूंगेपन का शिकार हो चुके। मतलब वो किसी के साथ बोलते नहीं थे क्योंकि उनको बहुत ही दुख हो चुका था। वो डिप्रेशन में जा चुके थे इस दुख की वजह से। कोई बात को हो कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। अगर उनके साथ कोई बात भी करता है तो वो बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। निहारना मतलब देखना। वो सिर्फ आकाश की तरफ देखते हैं। आकाश को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया है उनके साथ, कि उनके खुद के बेटे नहीं है, खुद के कोई संतान नहीं है, और खुद पत्नी, 2 पत्नियां थी उनकी, वो भी नहीं है। तो पूरी दुनिया ने ही उनके साथ इस तरह से बुरा व्यवहार करना सीख लिया है। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। मतलब पूरे गांव के लोग उनके बारे में ही बातें करते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी भी बात नहीं है, एक भी बात नहीं है कि दुनिया को वो बता सकते हैं, अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया से काफी रूठ गए हैं, अपने भाइयों से, महंत जी से, जो उन्होंने धोखा दिया था। बहुत ही वह डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत ही नैराश्य उनके जीवन में आ चुका है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। एक लोकोक्ति है, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। मतलब जिसका धन है, हरिहर काका का वो धन है, हरिहर काका के पैसों से पुलिस वाले मौज कर रहे हैं, और वह जिसका धन है वो उपास कर रहा है। मतलब वो कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, बहुत ही दुखी है। और खाने वाले करे विलास। विलास मतलब मौज करना, मौज मस्ती उड़ाना। मतलब पुलिस वाले काफी खुश है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से भी सैलरी मिल रही है, और ऊपर से हरिहर काका के यहाँ से भी कुछ पैसे मिल रहे हैं। और हरिहर काका के भाई और महंत जी भी पुलिस वालों की मतलब पुलिस वालों को कुछ पैसे खिलाते पिलाते होंगे, क्योंकि उनको डर था अगर हरिहर काका सेफ नहीं रहेंगे तो उनको कोई भी दूसरी पार्टी के, मतलब महंत जी को लग रहा था कि हरिहर काका के भाई उनको उठा कर ले जाएंगे, और हरिहर काका के भाइयों को लग रहा था कि महंत उनको उठा कर ले जाएगा, फिर से किडनैप करेगा और फिर से जमीन अपने नाव पर कर देगा या फिर उनको मार डालेगा। तो इस वजह से गांव में इस तरह से तनावपूर्ण माहौल हो चुका था, बहुत ही टेंशन वाला माहौल था, और बेचारे हरिहर काका तो अब बहुत ही निराश थे। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। मतलब पुलिस वाला ने जो चीज अभी देखी भी नहीं थी या फिर खाई भी नहीं थी, अब वो दोनों जून मतलब दोनों वक्त वो भोग लगा रहे थे या फिर खाना वो खा रहे थे। मतलब सभी की ऐश थी, पुलिस वालों की ऐश थी। अब हरिहर काका के भाई और महंत भी संपत्ति उनकी हथियाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। मतलब कपट था उनके दिल में, और बेचारे जिसकी संपत्ति हरिहर काका की थी वो बहुत ही दुखी थे। दरअसल हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं हमारे देश में या फिर बाहरी देश में भी, कि जब अपने माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी संतान उनको उतने अच्छे से नहीं संभालती है, जिन्होंने अपने बेटों के लिए पूरी जिंदगी दी है। तो उनको बुढ़ापे में हमें सहारा देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको हमें बहुत ही रिस्पेक्ट देनी है, आदर देना है, सम्मान देना है, और बुढ़ापे में या फिर कभी भी बड़े लोगों का हमें तिरस्कार नहीं करना है, उनको सहारा देना है। अगर हमारे घर में भी या फिर आपके घर में भी आपके दादा दादी है, नाना नानी है, या फिर और कोई बुजुर्ग है, या फिर आप बड़े होने के बाद आपके जो मम्मी है, पापा है, उनकी भी आपको अच्छे से देखभाल करनी है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि घर के बड़े बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रखना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार हमें नहीं करना है, सभी के साथ प्यार से रहना है। मुझे आशा है ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। और कहानी का एम सिर्फ इतना नहीं है कि हम अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें सिर्फ इतना एम नहीं है इस कहानी का। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सबसे बड़ी सीख है, जो कि हमें आगे आने वाले हमारे भविष्य में ये आपको भी फॉलो करनी है, हमें भी फॉलो करनी है, कि घर के बड़े बुजुर्गों को बहुत अच्छे से संभालना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, और उनको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है।
क्योंकि हमारे बचपन में उन्होंने हमें सहारा दिया था। हमारे माता पिता ने हमें चलना सिखाया था, हमें बोलना सिखाया था, हमें इतना अच्छा एजुकेशन वो दे रहे हैं। तो हमें भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके बुढ़ापे में हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी है। एक्चुअली लैंग्वेज का यही एम होता है कि उनके द्वारा आपके बहुत अच्छे अच्छे मूल्य आपको सीखने को मिलते हैं। तो ये मूल्य हमें हमारे जीवन में लाने हैं। तो ये कहानी यही खत्म होती है। नए शब्दों के अर्थ मैंने आपको पाठ सिखाते वक्त समझाए थे। मैं आपको प्रश्न उत्तर पर चर्चा लिखी हूँ आपकी। पहले हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है जो लेसन के नीचे आए हुए हैं, हम पहले वो देखते हैं। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? हरिहर काका और जिसकी कथावाचक मतलब जो लेखक है उनके बीच तो संबंध कुछ खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गहरा जुड़ाव है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो है कि हरिहर काका कथावाचक के पड़ोस में रहते हैं। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में ये इनके साथ रहे हैं। दरअसल कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो दिल में जो कुछ बातें होती है या फिर हम किसी बात से परेशान हैं, तो कभी कभी हमारे खून के रिश्तेदारों के साथ हम वो नहीं कह सकते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन हम हमारे दोस्तों के साथ ये बातें जरूर शेयर कर सकते हैं। तो हमें कभी मतलब सिर्फ मन में कुछ रखना नहीं है, दिल में कुछ दुख है तो वो रखना नहीं है, हमारा दुख किसी न किसी को बताना ही है। तो इस तरह से हरिहर काका और इनके संबंध थे। ये पड़ोसी थे और एक दूसरे से वो मन की बातें कहते थे। हरिहर काका कथावाचक को बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। वे उसे अपनी संतान की तरह दुलार करते थे। बाद में यही दुलार दोस्ती में बदल गया। जो लेखक थे बचपन में छोटे थे तब ये हरिहर काका ने ही उनको संभाला था। जिस तरह से खुद के बच्चों का ख्याल रखते हैं लोग, उसी तरह से उन्होंने संभाला था। अपने कंधे पर बिठाकर वो खिलाते थे उनको या फिर उनके साथ खेलते थे। इस तरह से उनके बीच दोस्ती का रिश्ता गहरा हो चुका है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगते हैं? हरिहर काका को महंत और उनके भाई एक ही श्रेणी के मतलब एक जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि हरिहर काका के साथ जो व्यवहार महंत ने किया था कि उनको किडनैप किया था, फिर जबरदस्ती उनके अंगूठे लिए थे, उनके साथ मारपीट भी की थी, उनके हाथ पैर बांध कर रखे थे। ठीक वैसा ही व्यवहार हरिहर काका के भाइयों ने भी हरिहर काका के साथ किया था। जब हरिहर काका सीधे सीधे नहीं मान रहे थे कि मैं तुम्हें संपत्ति, वो बोल रहे थे कि मेरे जाने के बाद तो मेरी संपत्ति तुम्हें ही होने वाली है, तो तुम्हारे नाम पर लिख देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हरिहर काका के भाई ने क्या किया कि उनको फिर जबरदस्ती से बांधा गया, उनके साथ मारपीट की गई, फिर जबरदस्ती से उनके अंगूठे के निशान लिए गए और अपनी जमीन, हरिहर काका की जमीन खुद के नाम पर करने की कोशिश की थी। और पहले तो उनको अच्छे से वो खिलाते पिलाते भी नहीं थे। जब कहानी के बहुत ही शुरू में बताया गया है कि हरिहर काका के जो भाइयों की पत्नी है उनको अच्छे से खिलाती पिलाती भी नहीं थी। उनको घर का रूखा सूखा जो बचा हुआ भोजन है वह दिया जाता था और वह अच्छे अच्छे पकवान खाते थे। इस तरह से उनको हरिहर काका को महंत और खुद के जो भाई है एक ही श्रेणी के लग रहे थे, मतलब एक जैसे ही लग रहे थे, क्योंकि दोनों के मन में सिर्फ लालच था, स्वार्थ था। हरिहर काका की फिक्र किसी को नहीं थी। हरिहर काका को महंत व अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं क्योंकि पहले काका के साथ महंत ने हिंसक व्यवहार किया। हिंसक मतलब उनको जबरदस्ती की, उनको किडनैप किया गया, मारपीट करके उनके अंगूठे के निशान लिए गए। बाद में भाइयों ने भी वैसा ही व्यवहार किया। दोनों में स्वार्थ की भावना व हिंसा वृत्ति थी। हरिहर काका की 15 बीघे जमीन पर भाइयों की नजर थी। निसंतान हरिहर को महंत भी फुसलाना चाहता था। वह मोह माया से दूर रहने का उपदेश देकर भी हरिहर का अपहरण कर लेता है। वह जमीन पर कब्जा करने के लिए उसे मारने को तैयार है। दूसरी तरफ भाई भी उसके खेत हड़पने के लिए खाली कागजों पर उसके अंगूठे लगवा लेते हैं और उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। भाइयों का यह दुर्व्यवहार तो
उन्हें भीतर तक व्यथित कर देता है। इसी कारण हरिहर को दोनों एक ही श्रेणी के लगते हैं। अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के भाव है। अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के जो मन में श्रद्धा के भाव है, मतलब वो मानते हैं, उस भगवान को मानते हैं, तो वह किस मनोवृत्ति को, मनोवृत्ति मतलब उनके मन की दशा या फिर मन का किसी और झुकाव होना, ये इस मनोवृत्ति को दर्शाता है कि वह लोग धार्मिक होते हैं। मतलब जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वह लोग धार्मिक होते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति कुछ न कुछ अच्छे विचार होते हैं या फिर भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, तो ये लोग श्रद्धालु होते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग थे। ठाकुरबाड़ी गांव का एक पुराना व विशाल मंदिर था। वहां सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा होती थी। गांव के लोग अपने हर काम की छोटी बड़ी सफलता का श्रेय ठाकुर जी को ही देते थे। सफलता के अनुसार चढ़ावा नकद, अनाज, जेवर या जमीन के रूप में होता था। यह अपार श्रद्धा उनकी अंधविश्वासी मनोवृत्ति को दर्शाती है। दरअसल उनके कामों के लिए वह कुछ न कुछ बोली चढ़ाते थे ठाकुर जी को कि मेरे ये काम होने दो, मुझे अच्छी सी नौकरी लगने दो, या फिर मेरे घर का जो बेटा है उसको अच्छी नौकरी लगने दो, बेटी का विवाह अच्छे घर में होने दो, या फिर खेत में जो फसल है वह अच्छी उगने दो। तो इस तरह से वो भगवान जी को कुछ बोलते थे और इसके बदले में भगवान जी को कुछ नकद मतलब कैश पैसे देते थे या फिर अनाज देते थे या फिर जेवर भी देते थे सोने के। तो यह जो मनोवृत्ति है शायद ये अंधविश्वासु भी है, क्योंकि भगवान को कुछ पैसे, जेवर, गहने ऐसा नहीं चाहिए होता है। भगवान को सिर्फ अच्छी श्रद्धा से मन से आप नमस्कार करो, उनको वही काफी होता है। और जो भगवान को पैसे चढ़ाते हैं आप, तो उन पैसों से आप खुद के बच्चों को या फिर दूसरों के बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे दो, या फिर गरीब लोगों की मदद करो, या फिर गांव के विकास के लिए कुछ प्रयास करो उन पैसों से। तो भगवान भाव का, भक्ति का प्यासा होता है। उनको सिर्फ श्रद्धा से आप मानो तो वो खुश हो जाते हैं। उनके लिए ये पैसे वैसे की जरूरत नहीं होती है। तो ये श्रद्धालु तो थे ही ये लोग, लेकिन अंधविश्वासु भी थे। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ कैसे रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब हरिहर काका तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी दुनिया की बेहतर समझ है उनको कि दुनिया कैसी हो चुकी है, दुनिया कैसे बदल गई है, दुनिया घर के लोगों को, बूढ़े लोगों को किस तरह से आने वाले भविष्य में उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर सकती है, कैसे बर्ताव कर सकती है। तो इनको पूरी तरह से सोच समझ थी इस बात की, क्योंकि हम इस एक उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं कि हरिहर काका ने अपनी जमीन अंत तक किसी के भी नाम नहीं करवा दी। भाइयों ने डांटा, धमका, प्यार से भी समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, महंत ने प्यार से समझाया, स्वार्थ की वजह से महंत ने समझाया, साधु संतों ने समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, धमकाया भी महंत ने, किडनैप भी किया, फिर भी उन्होंने अपनी राजी खुशी जमीन किसी को नहीं दी, क्योंकि उनके गांव में कुछ ऐसे उदाहरण थे कि उन लोगों ने अपनी जमीन अपने जो रिश्तेदार है, भाई है, उनके नाम कर दी और बाद में उन जिनके नाम जमीन थी उन्होंने अच्छे से नहीं संभाला था। तो इसीलिए वो उन उदाहरणों से सजग हो गए, अलर्ट हो गए कि अपनी जमीन किसी को नहीं देनी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये क्या करेंगे कि जमीन तो खुद के नाम पर करा लेंगे लेकिन मुझे बुढ़ापे में अच्छे से नहीं संभालेंगे। तो वो बहुत ही अलर्ट हो गए थे। हरिहर काका अपनी जायदाद के लिए मंदिर के महंत और अपने भाइयों में आए परिवर्तन को जानते थे, लेकिन वे अपने गांव व इलाके के उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या अन्य किसी को दे दी थी। इसके बाद उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, उनका जीवन कष्टकारी हो गया। इसीलिए उसने अपने जीवन काल में अपनी जायदाद किसी के नाम न लिखने का निश्चय किया।
इससे पता चलता है कि वे भले ही अनपढ़ थे परंतु दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। दरअसल समझ रखने के लिए सिर्फ शिक्षित होना, एजुकेशन होना काफी नहीं है। हम लोगों के उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हरिहर काका भी अपने अनुभवों के द्वारा या फिर दूसरों के अनुभवों के द्वारा दुनिया को समझ चुके थे, इसलिए अपनी जमीन उन्होंने किसी को भी लास्ट तक नहीं दी थी। हम नया प्रश्न लेते हैं। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? जैसे कि हमने पाठ में देखा है कि हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले उस ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे और महंत थे। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको हरिहर काका के 15 बीघे जमीन चाहिए थी। पहले तो उन्होंने समझाया था हरिहर काका को कि हरिहर काका, तुम्हारे भाई वगैरह कौन किसी का नहीं होता है, रिश्तेदार सब झूठ मूठ के नाते होते हैं, तुम ठाकुरबाड़ी को जमीन दान में दे दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा, पूरी तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, सारे लोग तुम्हें मानेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम ठाकुरबाड़ी पर राज करोगे। इस तरह से वो बहला फुसला रहे थे। लेकिन हरिहर काका जब नहीं माने तब उन्होंने हरिहर काका का अपहरण किया था उनकी जमीन के लिए। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के साधु संत व उनके पक्षधर थे। उनके पक्षधर मतलब उनके जो साइड वाले लोग थे, जो उनके साथ मिले हुए लोग थे, वे हरिहर की जमीन हथियाना चाहते थे। उन्होंने हरिहर के साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार या फिर बुरा बर्ताव। उन्होंने उसे ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में बंद करके मारा, पीटा और कागजों पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लगवा दिए। फिर उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर उनके हाथ पैर रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। मतलब ये सब पैसों के लिए किया था, संपत्ति के लिए किया था। हम नया प्रश्न लेते हैं। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? मैंने आपको पाठ में ही समझाया कि गांव अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, 2 बाजू में बढ़ चुका था। एक बाजू वाले लोग थे हरिहर काका के भाइयों का साथ देने वाले और दूसरे बाजू वाले लोग थे महंत का साथ देने वाले। इन दो ग्रुप में गांव बढ़ चुका था और इसका कारण यह था, हरिहर काका के भाइयों का साथ देने वाले लोग ऐसे थे जो कि गांव के जमींदार थे या फिर ऐसे लोग थे कि जिनके घर में जिस तरह से हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रह रहे थे, तो उसी प्रकार से उन लोगों के घर में भी कुछ ऐसे लोग थे, शायद उनके भाई थे या फिर उनकी बहन थी, ऐसे कुछ बूढ़े लोग थे जिनकी संपत्ति इनको ही मिलने वाली थी। या फिर ये वो लोग सोच रहे थे कि अगर हरिहर काका अपनी संपत्ति अपने भाइयों को दे देते हैं तो ये लोग भी उनके घर में जो ले रहे, उनके चाचा है या फिर उनके भाई है या फिर उनकी देवरानी है या फिर बहन है, तो उनको उदाहरण दे सकते थे कि देखो हरिहर काका ने अपनी संपत्ति अपने भाई को दे दी, तो तुम भी अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दो, हम भी तुमको बहुत अच्छे से संभालेंगे। एक ग्रुप ये था और दूसरा ग्रुप ये था कि महंत जी का साथ देने वाले ऐसे निकम्मे लोग थे जो ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे और ठाकुरबाड़ी में मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे। ठाकुरबाड़ी में जो प्रसाद मिलता था या फिर कभी कभी भोज भी मिलता था, अगर कोई उत्सव हो जैसे कि दिवाली है, दशहरा है या फिर कुछ प्रवचन वगैरह होते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, तो वहां पर लोगों को भोजन दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को। जैसे कि हम देखते हैं किसी भी मंदिर में या फिर कहीं पर भी अगर हम मठ में चले जाते हैं तो वहां पर डेली भोजन होता है। जैसे कि अक्कलकोट अगर हम जाते हैं तो वहां पर डेली भोजन लोगों को दिया जाता है, या फिर शिरडी में भी, साईं बाबा की शिरडी में भी लोगों को डेली भोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग थे जिनको काम धाम तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ मंदिर में जाकर कहीं पर भी जाकर मुफ्त का खाना चाहिए था, तो इस तरह से अगर ठाकुरबाड़ी का विकास होता तो इनका भी पेट पलने में आसानी होती। हरिहर काका के मामले में गांव 2 वर्गों में बढ़ गया था। पहला वर्ग ठाकुरबाड़ी के महंत के साथ था और उनका कहना था कि काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए, जिससे काका और ठाकुरबाड़ी दोनों का नाम होगा और काका की कीर्ति भी बनी रहेगी। इसके विपरीत मतलब उल्टा दूसरे वर्ग काका के भाइयों के पक्ष में था और उनका कहना था कि काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी में न देकर अपने भाइयों को दे देनी चाहिए, ताकि उनके भाइयों के साथ अन्याय न हो और
काका और उनके भाइयों के बीच खून के रिश्ते की दीवार न बन जाए। उन लोगों का यह कहना था कि भाई भाई है, खून का रिश्ता है, तो रिश्तों में दीवार न आनी चाहिए। और दूसरा रीजन था कि वह खुद के घर में भी ऐसे कुछ उदाहरण थे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह लेखक ने इसलिए कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। मतलब हमें जब पता नहीं होता है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, तब हम डरते हैं कि मृत्यु से हम लोग सभी डरते हैं कि यहाँ से मैं गिर सकता हूँ या फिर किसी बीमारी की वजह से मेरी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जिसको ज्ञात हो, मतलब हरिहर काका को यह ज्ञात था कि मेरे बुढ़ापा आ चुका है और मेरे भाई महंत जी भी मेरे प्राणों के ऊपर, वो इस तरह से मेरे प्राणों के पीछे पड़े हैं कि वो कभी भी मुझे मार सकते हैं और मेरी जमीन अपने नाम कर सकते हैं। तो इसलिए उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। जब मनुष्य को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, तब उसे मृत्यु से डर लगता है। सही स्थिति का ज्ञान हो जाने के बाद उसके अंदर मृत्यु का वरण करने का साहस पैदा हो जाता है। वरण करना मतलब चुन लेना। लेखक ने यह वाक्य हरिहर काका के लिए कहा है क्योंकि काका ने जब महंत और अपने भाइयों की जायदाद के प्रति उत्सुकता देखी तो अज्ञानता के कारण वह दुविधा में फंस गए थे। जब उन्होंने महंत व अपने भाइयों की वास्तविकता मतलब उनकी रियलिटी क्या है, वह किस तरह से लालची लोग हैं, वास्तविकता देखी तो वह निडर हो गए, मतलब डरने नहीं लगे थे। उन्होंने जीते जी किसी को अपनी जमीन न देने का निश्चय किया। वह जानते थे कि जमीन लिखने के बाद उनकी स्थिति गांव के उन पुराने लोगों और रमेशर की विधवा की तरह हो जाएगी। रमेशर की विधवा मैंने आपको समझाया, एक आदमी है रमेशर और उसकी विधवा मतलब उसकी पत्नी। रमेशर की विधवा की तरह हो जाएगी जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी जमीन दूसरों के नाम लिख दी थी और उन लोगों के बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया था। दूध की मक्खी की तरह मतलब निरुपयोगी लोगों को जिस तरह से फेंका जाता है या फिर निरुपयोगी वस्तु को हम फेंकते हैं, ठीक उसी तरह से गांव के कुछ उदाहरण ऐसे उनके सामने थे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दरअसल ये प्रश्न आपके लिए है, आपको आपकी नोटबुक में यह प्रश्न लिखना है और जो लेसन के नीचे जो सारे प्रश्न है वह भी आपको लिखने हैं। और यह जो प्रश्न है अपने विचार लिखे, यह स्वमत प्रश्न है तो इसका उत्तर भी आपको ही लिखना है। लेकिन फिर भी मैं मेरी ओर से यह बता देती हूँ कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। रिश्तों की अहमियत अब दो भागों में बढ़ चुकी है। कुछ लोग तो बहुत ही लालची होते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। हमें निगेटिविटी सिर्फ नहीं देखनी है, हमें पॉजिटिविटी भी देखनी है। तो समाज के कुछ लोग बहुत ही लालची होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए रिश्तों को देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। अगर हमारा दूर का भी रिश्तेदार है या फिर दोस्त है तो उनको भी अच्छे से उनके साथ वो रहते हैं, प्यार से उनके साथ रिश्ता निभाते हैं। तो समाज में दो लोग होते हैं, एक तो बहुत ही लालची और स्वार्थी होते हैं, जो कि आप काफी मात्रा में बढ़ चुका है इसका प्रमाण। और जो निस्वार्थी जो लोग हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। अभी हमने कोरोना के समय में देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में गरीबों का, मजदूरों का बहुत अच्छे से संभाल किया या फिर उनको कुछ ना कुछ मदद की। किसी ने अनाज दे दिया, किसी ने जूते दे दिए, किसी ने उनको, जैसे कि हमने जो एक्टर है सोनू सूद, उनका भी उदाहरण देखा कि उन्होंने अपने खर्चे से उन मजदूरों को अपने गांव में भेजा। मतलब ऐसे भी कुछ लोग समाज में है, सारे बुरे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी है। तो इस तरह से समाज में रिश्तों की अहमियत है। एक तो अहमियत है बहुत ही स्वार्थी लोग, इसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है क्योंकि समाज में उपस्थित सभी रिश्ते भावनाओं और विश्वास पर ही आधारित होते हैं। लेकिन रिश्तों की अहमियत तभी तक होती है जब तक व्यक्ति एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करे। मतलब हमें रिश्तों को बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी तक हमारी रिश्तों की अहमियत है। लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है।
जब यही रिश्ते स्वार्थ और लालच के अधीन हो जाते हैं तो इन रिश्तों की अहमियत भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अंत में रिश्ते पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। और एक प्रश्न है जो कि आपके लिए है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालात में कोई हो तो आप उसे किस तरह मदद करेंगे? ये स्वमत प्रश्न है। दो प्रश्न जो कि मैंने पहले बताया, और ये जो दूसरा प्रश्न है, अगर आपके पास घर के पास हरिहर काका की तरह कोई व्यक्ति है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? ये आपका स्वमत प्रश्न है। और जो लेसन के नीचे जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। और ये स्वमत दो प्रश्न है। पहले बताया कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, अपने विचार, आपके खुद के विचार आपको लिखने हैं। और यह अगर हरिहर काका के तरह आपके घर में या फिर बाजू में कोई लोग हैं तो उनकी मदद आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और एक प्रश्न है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि मीडिया का क्या काम है, आप लोग अभी कोरोना के समय में या फिर कभी भी आप देखते ही है कि मीडिया का मदद मीडिया किस तरह से पहुंचाता है। कई बार हमने इनका उदाहरण टीवी में भी देखा है। इस कहानी का हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।